हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आइए करेंट अफेयर का अगला सेशन को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आई होप जितने वीडियो करेंट अफेयर का अपलोड किया जा चुका है वो सारे आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। करेंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। और कल मैं एक वीडियो डाली थी बिहार स्पेशल का, और डेली सोच रही हूँ कि 20-25 क्वेश्चन करके बिहार स्पेशल भी करवा दूँ, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो। और जैसे जैसे टाइम मिलता है वो मैं सारा सब्जेक्ट करवा दूँगी, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। जनरेशन बीटा 2025 से शुरू होने वाले इस समूह में वर्ष 2039 तक जन्म लेने वाले व्यक्ति शामिल है। यानी कि 2039 तक जो भी बच्चे जन्म लेंगे उसे क्या कहा जाएगा? जनरेशन बीटा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जनरेशन बीटा कहा जाएगा। जनरेशन बीटा के बाद अगली पीढ़ी का समूह जनरेशन गामा होगा। क्या होगा? इससे पहले क्या था? जनरेशन अल्फ़ा था। अल्फ़ा के बाद बीटा प्रारंभ हुआ, और 39 के बाद जो बच्चा जन्म लेंगे उसे क्या कहा जाएगा? जनरेशन गामा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जनरेशन गामा, ठीक है। यह पीढ़ी संभवतः वर्ष 2040 और 2054 के बीच पैदा हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि 2040 से 2054 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उसे क्या कहा जाएगा? जनरेशन गामा कहा जाएगा, ठीक है। जनरेशन बीटा के लिए डिजिटल और भौतिक दुनिया का सहज होगी। जनरेशन बीटा एक ऐसे युग में रहेगी जहां शिक्षा, कार्यस्थली से लेकर स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन तक एआई और स्वचालन रोजमर्रा की जिंदगी होगी, ठीक है। क्या होगी? रोजमर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरह से अंतर्निहित होगी। जनरेशन बीटा शब्द ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी मार्क मैक्रीडल ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी था मार्क मैक्रीडल ने गढ़ा था। कौन सा शब्द? जनरेशन बीटा गढ़ा था, ठीक है। और उसका क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या खूबी है, वो सारा ऊपर दिया है, वापस से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय मिजोरम में जन्म लिया था। कहाँ लिया था? 2025 के आगमन के साथ दुनिया ने जनरेशन बीटा का स्वागत किया, और भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन यानी कि 1 जनवरी को कहाँ मिला था? मिजोरम में जन्म हुआ था। कहाँ? मिजोरम के आइजोल में। मिजोरम का राजधानी है आइजोल, ठीक है। आइजोल में जन्म हुआ था पहला जनरेशन बीटा बेबी का। कहाँ जन्म हुआ था? आइजोल में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2025 को हुआ था, ठीक है। इस बच्चे का नाम क्या था? फ्रेंकी रेमरुआटिका। कैसा नाम है भाई? फ्रेंकी रेमरुआटिका जादेंग, ठीक है। जादेंग इसका नाम है, जिसे भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है, एक नज़र देख लीजिएगा, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिएगा। फिर भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, सबको देख के जाना है। दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर जहाज सिचुआन। चीन ने विश्व के सबसे बड़े उभयचर आक्रमण जहाज टाइप, क्या नाम है? टाइप 076 सिचुआन का संघाई में डॉकयार्ड में अनावरण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा उभयचर जहाज कौन सा है? उभयचर आक्रमण जहाज है। टाइप क्या नाम है उसका? टाइप 076। नाम क्या है? सिचुआन। किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने। किसने किया है? चीन ने किया है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी चीनी प्रांत के नाम पर सिचुआन नाम दिया गया है। किसके नाम पे दिया गया है? तो इसका दक्षिणी पश्चिमी चीनी प्रांत के नाम पर सिचुआन नाम दिया गया है, ठीक है। इसकी क्षमता अमेरिका से 230 गुना अधिक है। कितना है? अमेरिका से 230 गुना अधिक क्षमता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है। सिचुआन वाला भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले मैं पढ़ाई, सबसे बड़ा उभयचर जहाज, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून 2024 को पारित किया है। वर्ष 2025 में जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा लिखे गए शोध पत्र के प्रकाशन के 100वें वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसने क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी थी, ठीक है।
इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष और विश्वास वर्ष तथा ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की घोषणा की थी। किसने घोषणा की थी? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ घोषणा की थी? भारत मंडपम में घोषणा की थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो 2024 को किस रूप में घोषित किया गया था? 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमल या ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किस रूप में? सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है। और 2024 किस रूप में था? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में था। ठीक है। 2023 मोटे अनाज का वर्ष था। क्या था? 2023 मोटे अनाज का वर्ष था। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समुदाय वर्ष 2025 आइए देखते हैं। 26 जनवरी 2025 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। किस रूप में घोषित किया है? समुदाय का वर्ष घोषित किया, जिसके तहत उन्होंने समाज में एकता और समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? एक राष्ट्र पहल की शुरुआत की है। हैंड इन हैंड नारे के तहत यह अभियान यूएई के नेतृत्व में एकजुट और सशक्त समुदाय के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है। क्या है? हैंड इन हैंड। ठीक है। 10 से 14 फरवरी 2024 तक एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में आयोजित किया गया है। ठीक है। तो इतना नहीं पूछेगा तो कम से कम राज्य तो पूछेगा ही कि कहाँ प्रारंभ किया गया या कहाँ आयोजित किया गया है। तो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ठीक है। इस कार्यक्रम का विषय रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी है। क्या है? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी है इसका थीम। एरो इंडिया स्वदेशीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और अत्याधुनिक तकनीकी का प्रदर्शन करने के लिए विदेशी और भारतीय फर्मों के बीच साझेदारी बनाने के लिए अनूठा मंच प्रदान करेगा। ठीक है। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की प्रतिष्ठित समिति में शामिल हो गया है। ठीक है। UNCEBD की उत्पत्ति वर्ष 2014 में हुई थी और ऑस्ट्रेलिया इसका पहला अध्यक्ष बना था। किसका पहला अध्यक्ष बना था? सांख्यिकी के लिए। ठीक है। अब भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की प्रथम अध्यक्ष जिसे बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया बना था। ठीक है। और इसका उत्पत्ति कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ठीक है। UNCEBD का नेतृत्व अब एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष करते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन है? डेनमार्क और यूके है। ठीक है। इसमें 31 सदस्य देश हैं। कितने हैं? इसमें 31 सदस्य देश है। 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है? 16, भारत सहित। ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के पहले वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किए हैं। किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। किसका उद्घाटन किया गया है? तो CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में उद्घाटन किया गया है। ठीक है। CSIR ने IIT बॉम्बे, II क्रिएट और NRDC जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो नवाचार उद्योग सहयोग को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है। मुंबई का नया इनोवेशन कॉम्प्लेक्स 9 मंजिले में फैला एक विशाल अत्याधुनिक सेटअप है जिसमें 24 रेडी टू मूव है। क्या है? 24 रेडी टू मूव है। इंक्यूबेशन क्या है? रेडी टू मूव है। इंक्यूबेशन लैब के अलावा नवोन्मेषी स्टार्टअप, MSME उद्योग और
आर प्रयोगशालाओं के लिए सुसज्जित कार्यक्रम और नेटवर्किंग स्थान है। क्या है? सुसज्जित कार्यालय और नेटवर्किंग स्थान है। ठीक है। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने नई दिल्ली में मोबिलिटी शो में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटाइप शून्य लॉन्च किया है। क्या है? शून्य क्या है? तो शून्य है एक एयर टैक्सी प्रोटाइप। क्या है? एयर टैक्सी प्रोटाइप है शून्य। ठीक है। शून्य को 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अधिकतम 680 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्रियों की क्षमता है। कितने का क्षमता है? 680 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्रियों की क्षमता है। किसमें? शून्य में। शून्य क्या है? यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी है। क्या है? एयर टैक्सी है। ठीक है। शून्य तो याद रहेगा आप लोगों को, ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है। इसे VVI कैटेगरी में रखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया है। ठीक है। क्या रखा गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। ठीक है। ICAR ने तंबाकू के अलावा 4 और व्यावसायिक फसलों हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा के अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नया प्रोटोटाइप निर्धारित किया है। ठीक है। प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में मुख्यालय वाले CTRI की स्थापना वर्ष 1947 है। क्या है? कब स्थापना हुआ था? तो 1947 में स्थापना हुआ था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये। इसका नाम याद रखिएगा कि इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया। तो इसका नाम बदल कर दिया गया राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और पहले नाम क्या था इसका? तो पहले नाम था केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, और अब क्या कर दिया गया? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडीज वर्ष 2021 में पाया गया कि भारत 1950 के दशक में 6.18 के प्रजनन दर से घटकर 2021 में 1.9 की कुल प्रजनन दर पर पहुंच गया है। पहुंच गया है 2100 तक भारत में कुल प्रजनन दर और भी गिरकर कितना हो जाएगा? 1.04 हो जाएगी। ठीक है। इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिणामों को लेकर चिंताएं पैदा हुई है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों की तुलना में प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता पहले ही हासिल कर ली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार TFR 2.2 बच्चे प्रति महिला से घटकर 2.0 बच्चे प्रति महिला हो गई है। ठीक है। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री हुआ अपराध घोषित। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि AI से रिलेटेड अभी जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है। ब्रिटिश सरकार बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए जनरेटिव AI टूल के उपयोग पर नकेल कस रही है। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है। 1 फरवरी 2025 को UK गृह कार्यालय ने 4 नए कानून की घोषणा की है। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन। ठीक है। घोषणा की, जिनका उद्देश्य क्या है? तो जिनका उद्देश्य AI जनित CSAM के खतरे से निपटना है। ठीक है। क्या है? CSAM के खतरे से निपटना है। कथित तौर पर इन कानूनी उपायों को व्यापक अपराध और अपराध नियंत्रण अधिनियम के हिस्से के रूप में संसद में पेश किया गया है। तो किसने कानून लाया है AI से बचने के लिए? तो वो लाया है ब्रिटिश सरकार ने। किसने लाया है? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है। आइए पढ़ते हैं मागा और मीगा की नई अवधारणा। ये क्या है? ये भी बहुत चर्चा में रहा है। 14 फरवरी 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरी बार निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक विशेष बैठक की है। ठीक है।
अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प है, जो अपने दूसरे कार्यकाल में है वो, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि ये अमेरिका के कईवें राष्ट्रपति हैं? तो 47वें क्रम के हैं। कईवें क्रम के हैं? 47वें क्रम के हैं, ठीक है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। और डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड कुछ भी हो तो उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा फैक्ट के तौर पर, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन आता ही है। पिछले बार बीपीएससी में पूछ लिया था कि डोनाल्ड ट्रम्प को गोली किस जगह पर लगा था, ठीक है, तो इसलिए उनसे संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या कहाँ थे हम लोग? हाँ, विशेष बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कहा कि वे भारत को फिर से महान बनाने, या मीगा यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, क्या है मीगा का फुल फॉर्म क्या है? मेक इंडिया ग्रेट अगेन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जो राष्ट्रपति ट्रम्प के मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका को फिर से महान बनाने के नारे और आंदोलन पर आधारित है, ठीक है। आइए देखते हैं ऊपर। संयुक्त बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कितना तक? 2030 तक कितने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है? तो $500 बिलियन का, ठीक है। दोनों के बीच संबंधों को गहरा करने के अपने इरादे की घोषणा की है। क्या किए हैं दोनों ने? $1 बिलियन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करके दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करके अपने इरादे की घोषणा की है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को, कब? 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो प्रत्येक वर्ष अब 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, ठीक है। दिवस घोषित करने के बहरीन और किरीबाती द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में भारी मतदान हुए थे। तो ये प्रस्ताव किसने पेश किया था? बहरीन और किरीबाती देश ने। किसने किया था? बहरीन और किरीबाती देश ने प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। भारत, तुर्की, पेरू, पैराग्वे मतदान से दूर रहे, जबकि अमेरिका इसके खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र देश रहा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, कि इसके खिलाफ कितने मतदान किया था? तो इसके खिलाफ अमेरिका मतदान किया था। किसने मतदान किया था? अमेरिका मतदान किया था, ठीक है। जबकि भारत, तुर्की और पेरू, पराग्वे मतदान से दूर रहे। उन्होंने ना यस में मतदान किया, ना नो में मतदान किया, लेकिन अमेरिका उसके विरोध में मतदान कर दिया था, ठीक है। 25 जुलाई न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आइए देखते हैं। महासभा ने न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस शीर्षक से मसौदा प्रस्ताव लिया, ठीक है। क्या किया? प्रस्ताव लिया। इसके बाद सभा ने 160 के पक्ष में और 1 के खिलाफ कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका के रिकॉर्डेड वोट से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें 3 लोग, कौन कौन था? हैती, मेडागास्कर, सीरिया अनुपस्थित रहे। तो कौन सा अनुपस्थित रहा? कौन 3 देश? हैती, मेडागास्कर और सीरिया। खिलाफ में मतदान किसने किया था? संयुक्त राज्य में। उसमें भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस में भी मतदान किया था, खिलाफ में किया था ना, ऊपर वाले में जस्ट हम लोग देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, शांति दिवस बोल रहे हैं, आशा दिवस कब मनाया जाएगा? 12 जुलाई। उसके खिलाफ में भी अमेरिका मतदान किया था और इसके खिलाफ में भी अमेरिका मतदान किया है, ठीक है। अनुपस्थित कौन कौन देश था? हैती था, मेडागास्कर था, सीरिया था, ठीक है। महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को, कब? 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का निर्णय ले लिया, ठीक है, उसके खिलाफ मतदान करने के बाद भी। आइए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात संबोधन में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या रखा है? इसका थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थीम पूछा जाता है। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या है थीम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 का? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, घोषित की गई। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान इस वर्ष की योग दिवस गतिविधियों का नेतृत्व किया है, ठीक है। योग महोत्सव में 100 दिवसीय काउंटडाउन अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? 100 दिवसीय काउंटडाउन अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। 2 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है महाराष्ट्र सरकार ने? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। किस लिए? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए, ठीक है। कहाँ स्थापित करेगा? 3, ठीक है।
इस प्रयास का उद्देश्य है शासन, कानून प्रवर्तन और फोरेंसिक अनुसंधान में एआई शामिल करना, ठीक है, जिसके केंद्र कहाँ कहाँ रहेंगे, तो 3 जगह कहाँ कहाँ रहेगा, नागपुर, मुंबई और पुणे में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो किसने समझौता किया किसके साथ, तो महाराष्ट्र ने समझौता किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसने किया, महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और कहाँ कहाँ स्थापित करने की बात कर रहा है, तो 3 जगह, नागपुर, मुंबई, पुणे में, ठीक है। इस सहयोग से महाराष्ट्र के डिजिटल परिवर्तन में तेजी आने और एआई संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रशासनिक प्रभावकारिता में वृद्धि होने की उम्मीद है। 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र अलग अलग डोमेन विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। दक्षिण कोरिया के एक प्रमुख रक्षा कंपनी हनवा एरोस्पेस, कौन सा, हनवा एरोस्पेस कहाँ का रक्षा कंपनी है, तो ये दक्षिण कोरिया का रक्षा कंपनी है। आपसे ऑप्शन में दे के और पूछ सकता है कि किस देश का है, हनवा एरोस्पेस, या फिर आपसे पूछ सकता है कि हनवा क्या है, तो हनवा एरोस्पेस ने भारत से K9 स्वचालित होवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए 370 बिलियन वोन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है, वोन है, क्या है, दक्षिण कोरिया का मुद्रा वोन है, ठीक है। तो कितना का किया है, 370 बिलियन वोन का सौदे पर हस्ताक्षर किया है। कोरिया के रसायन से रक्षा समूह हनवा समूह की रक्षा सहयोगी कंपनी भारतीय इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, कौन, लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से भारतीय रक्षा मंत्रालय को आर्टिलरी सिस्टम वितरित करेगी। कौन सा सिस्टम वितरित करेगी, तो आर्टिलरी सिस्टम वितरित करेगी, ठीक है। यह सौदा वर्ष 2017 से 770 बिलियन वोन के अनुबंध के बाद दूसरी बार हुआ है, जिसके तहत हनवा ने वर्ष 2020 तक भारतीय सेना को K9 होवित्जर की 100 इकाइयाँ आपूर्ति की थी। कितने, 100 इकाइयाँ आपूर्ति की थी, कब, 2020 तक, ठीक है। किसका, K9 होवित्जर का। लार्सन एंड टुब्रो भारतीय सेना को K9 वर्ष टी की आपूर्ति करेगा। 155 मिलीमीटर का, कितना का है, 52 कैलिबर ट्रैक्ड स्वचालित तोपखाना प्लेटफॉर्म, जिसे हनवा होवित्जर K9 थंडर से अनुकूलित किया जाएगा, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू सो मच।